आज हम द इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास में। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 75 तक डील करे थे। अब हम पढ़ेंगे 76 से लेकर के जो भी प्रोविज़न चैप्टर 4 में इंक्लूड है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर। 76 में हम पढ़ते हैं एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसमें बताया गया है अगर कोई एक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो ये माना जाएगा कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है। एंड द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, और इस मिस्टेक से कि वो बिलीव करता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड होगा। कि इस केस में इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, उसमें किया गया एक्ट कोई भी वो ऑफेंस नहीं होगा विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज एंड बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे कि वो एक्ट उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करा है एंड बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। मिस्टेक ऑफ लॉ में करा है किस कारण? गुड फेथ में, ये बिलीव करते हुए कि हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है उस एक्ट को करने के लिए। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए सोल्जर फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि ए एक सोल्जर है जो कि मॉब क्राउड पर क्या करता है? फायर, गोली चलाता है। किसके ऑर्डर से? सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से, जिसमें कि कमांड है लॉ का। तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। ए एक ऑफिसर है कोर्ट का, तो वहाँ पर वो ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि वो वाई को अरेस्ट करे, और ड्यू इंक्वायरी करने पर ये बिलीव होता है कि जेड ही वाई है, तो वो क्या करता है? जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ए जो ऑफिसर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। ही इज बाउंड टू बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है। सेक्शन 77 में हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कि अगर कोई जज का एक्ट जब वो जुडिशली एक्ट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज ओवर विच इन गुड फेथ ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा विच इज़ डन बाय ए जज, जो जज के द्वारा किया गया है। जब वो एक्टिंग करता है जुडिशली, वो अपनी पोस्ट पे रहते हुए ऐसा कोई एक्ट करता है, अपनी सीट पे बैठ के, और एक्सरसाइज करता है पावर का, ये बिलीव करते हुए गुड फेथ में कि वो उसके द्वारा करना उसके जुरिडिक्शन में है, वो उस एक्ट को करने के लिए बाउंड है। तो यहाँ पर वो एक्ट जो जज का है वो क्या नहीं होगा? वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। सेक्शन 78 में हम पढ़ते हैं एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई एक्ट किसी जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंस में किया जाता है, जैसे कि किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करा है या ऑर्डर पास करा है, या कोई प्रेसिडेंट्स हैं जो पुराने जजमेंट्स होते हैं उनके फेवर में किसी भी अदर कोर्ट ने वो उनके गाइडेंस लेते हुए अपना कोई जजमेंट पास करा है, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या बताया गया है इसमें? नथिंग विच इज डन इन परसुएंस एंड विच इज वांटेड बाय द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ इट डन वायलेट्स द जजमेंट एंड ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स। ये बताया गया है कि अगर जजमेंट ऑन ऑर्डर उस फोर्स में रहते हैं, रिमेन इन फोर्स मतलब वो क्या है? उस जजमेंट ऑन ऑर्डर उस कैटेगरी में है कि उनको एनफोर्स किया गया है अदर जजमेंट्स पर अप्लाई करने के लिए, अदर ऑर्डर्स पर, या कोर्ट की जो डिसीजन है उनको देने के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिडिक्शन, और ये नहीं माना जाएगा कि कोर्ट को वो जजमेंट पास करने के लिए कोई जुरिडिक्शन नहीं थी। एंड प्रोवाइड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग द कोर्ट हैज सच जुरिडिक्शन। तो जिस व्यक्ति ने, जिस जज ने उस ऑर्डर को पास कराया है, ये माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में क्या है? कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहते हुए वो जजमेंट एंड ऑर्डर पास करा है। ठीक है। सेक्शन 79 में हम पढ़ते हैं एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पे बताया गया है नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय ए पर्सन
person who is justified by law, who by the reason and mistake of fact, not by the reason mistake of law in good faith। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो कि किया गया है किसके द्वारा, विच इज़ डन बाई ए पर्सन, जो कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जो कि लॉ के द्वारा जस्टिफाई है, और इस रीज़न से किया गया है कि मिस्टेक ऑफ लॉ गुड फेथ में बिलीव करते हुए कि वो अपने आप को लॉ के द्वारा जस्टिफाई बाउंड मानता है, और उस व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट करा है कि वो अपने आप में ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ हम इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। द इंडियन पेनल कोड, जिसमें हमें 76 से 79 तक, जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के प्रोविज़न बताए गए हैं। एक्ट डन अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ लॉफुल। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट करा है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करा है, ठीक है, लेकिन वो बिलीव करता है कि ये लॉ के द्वारा बाउंड है, तो इसमें असेंटियल क्या होंगे, मिस्टेक मस्ट बी फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। मतलब लॉ की मिस्टेक नहीं होगी, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो एग्जीक्यूटेबल होगी। ठीक है, बिलीफ मस्ट बी इन गुड फेथ, बिलीफ सॉरी इसमें मस्ट भी आएगा, गुड फेथ में होगी बिलीफ, ऐसी मानी जाएगी। जैसे कि इस चार्ट में हमें बताया गया है, अगर ये क्या है, पुलिस ऑफिसर है, इसने गुड फेथ में क्या करा है, मिस्टेक ऑफ लॉ में किसी अदर पर्सन को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, बिलीव करते हुए कि एज एन ऑफेंडर के केस में, तो यहाँ पे क्या है, ये पुलिस ऑफिसर लाइएबल नहीं होगा इस अपने एक्ट के लिए, ये जस्टिफाई है, ये अपने आप को लॉ के द्वारा बाउंड कर माना गया है, तो इस केस में ये पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा और ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर टू ए टू बी ए मर्डर। ए देखता है जेड को कि उसको लगता है कि ए एक मर्डरर है। इन एक्सरसाइजिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच द लॉ गिव ऑल द पर्सन ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन फैक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हुए, उन जजमेंट को एग्जर्ट करते हुए गुड फेथ में उन पावर को वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है मर्डरर को मानते हुए इफेक्ट में, और सीज कर लेता है जेड को इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड, और जेड को सीज करके लाता है कोर्ट में अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी के सामने। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा है, जैसे कि मैंने पहले ऊपर चार्ट में मैंने आपको बताया कि ये पुलिस ऑफिसर इस आदमी को गिरफ्तार करता है एज एन ऑफेंडर अदरवाइज देन द ऑफेंडर। किसी ऑफेंडर की बजाय अगर वो भाग गया है, वहाँ से निकल गया है, वहाँ पे ये बिलीव करते हुए कि ये ऑफेंडर है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने, जो कि इसने कोई ऑफेंस नहीं करा है, तो ये माना जाएगा कि अगर यहाँ पर जेड जो पर्सन है जिसको आपने एज ए बिलीव करते हुए कि ये ऑफेंडर है गिरफ्तार किया है, अगर वो भाग जाता है तो सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 80 में हम पढ़ते हैं, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अगर किसी लॉफुल एक्ट में एक्सीडेंट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून। कोई भी ऐसा कोई एक्ट जो कि एक्सीडेंट के कारण हुआ है या मिसफॉर्चून के कारण हुआ है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंडेड एंड नॉलेज इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कोई ऐसा एक्ट जो किसी भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून के कारण हुआ है, विदाउट, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के कारण हुआ है, और लॉफुल एक्ट में हुआ है, लॉफुल मैनर में हुआ है, लॉफुल मीन्स में हुआ है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन में हुआ है, तो वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और वो एक्ट माना जाएगा, इन एक्सेप्शन में इंक्लूड माना जाएगा, उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए एट द वर्क विथ हैचेट द हेड फाइल्स ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। हेयर देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एग्जीक्यूटेबल नॉट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि ए कुल्हाड़ी के साथ में काम करता है, जहाँ पर वो क्या है, कुल्हाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है वो निकल के क्या है, एक व्यक्ति के लग जाता है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है जो पास में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है, इफ़ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, यहाँ पर अगर प्रॉपर कॉशन उस ए के पार्ट में नहीं होती तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो वहाँ पे प्रॉपर कॉशन रखता है, वो ऐसे एरिया पे है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है और उस टाइम पर वो काम करता है, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा।
होगा। ठीक है, सेक्शन 81 में हम पढ़ते हैं एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहाँ पे बताया गया है ऐसा कोई एक्ट जिससे हार्म तो होती है लेकिन वो क्या है बिना क्रिमिनल इंटेंशन के हुई है और प्रिवेंट करता है अदर हार्म को। ऐसा कोई एक्ट है जिससे कि किसी व्यक्ति को हार्म भी हुई है लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन है वो इंक्लूड भी नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय द रीजन ऑफ बीइंग डन विद द नॉलेज इट इज लाइकली टू कॉज एन हार्म। तो यहाँ पे बताया गया है ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किस कारण हुआ है, बाय द रीजन इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज, इस नॉलेज से कि उससे किसी की आशंका है और इट डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, और वहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म करने का, इन गुड फेथ फॉर द पर्पज, लेकिन गुड फेथ में किस पर्पज के लिए, प्रिवेंट एंड अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को किसी हार्म से बचाने के लिए अगर कोई स्लाइट हार्म होती है तो वहाँ पर वो गुड फेथ में की गई है बिना किसी इंटेंशन के लेकिन नॉलेज के साथ में की गई है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, तो 81 का वहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केस वेदर द हार्म इज टू बी प्रिवेंटेड एंड अवॉइडेड वाच ऑफ सच नेचर। तो यहाँ पे बताया गया है फैक्ट का क्वेश्चन ये है कि जो हार्म हमने प्रिवेंट करी है और अवॉइड की है वो इस नेचर की है कि उसको प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है ज़रूरी है, और इमिनेंट है ये जस्टिफाई करने के लिए कि उससे जो रिस्क होती है वो किस एग्जीक्यूट तक होगी, उस एक्ट को करके इस नॉलेज के साथ में अगर वो हार्म होती है तो उसी के बाद ही वो हार्म की जाएगी अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ए द कैप्टन ऑफ द स्टीम वेजल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट नेग्लिजेंटली ऑन द पार्ट एंड फाइंड हिमसेल्फ इन सच पोजिशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेजल ही मस्ट इवेंचुअली रन डाउन ए बोट बी with 20 and 30 passenger on the board unless he change the course of his vessel, that by changing his course he must incur risk of running down by a boat of sea with only 2 passenger on the board which he may possibly clear। तो यहाँ पे बताया गया है एक कैप्टन है जो स्टीम वेजल बहुत बड़ी वेजल है उसका, और सडनली उसको फॉल्ट और नेग्लिजेंसी के कारण उसके पार्ट में क्या है अपने आप को फाइंड करता है हिमसेल्फ ऐसी पोजीशन में कि वो उस वेजल को स्टॉप नहीं कर सकता है, और वो क्या करता है जो बोट इवेंचुअली रन है उसके साथ में जहाँ पर 20 और 30 पैसेंजर हैं बोर्ड पर, जब तक कि वो वेजल का कोर्स बदलता है, तो उस केस में क्या है वो जो सी की बोट है जो रनिंग डाउन है उसको रिस्क पहुंचाए बिना वो उस कोर्स को नहीं बदल सकता है, जिसमें केवल कितने हैं 2 पैसेंजर हैं बोर्ड के ही में पॉसिबली, जिसमें क्लियर होता है कि ए अल्टर करेगा उसका कोर्स विदाउट बिना किसी इंटेंशन के जो कि सी के द्वारा बोट की गई है रन उसको इफेक्ट किए बिना नहीं कर सकता, मतलब वो अपना कोर्स बदलने के लिए सी की बोट को इफेक्ट करेगा क्योंकि सी की बोट पे 2 पैसेंजर हैं और उसकी जो वेजल है उस पे 20 से 30 पैसेंजर हैं, तो वो उनकी लाइफ को सेव करने के लिए अपना कोर्स चेंज करता है इन गुड फेथ फॉर द पर्पज अवॉइडिंग द डेंजर ऑफ द पैसेंजर इन द बोट ऑफ बी बोट पर जो कि डेंजर 2 हैं उनको किसको अवॉइड करे बिना, उनके डेंजर को अवॉइड करे बिना वो क्या करता है, तो उस केस में वो अपना कोर्स चेंज करता है उस वेजल का, तो इस केस में ही इज़ नॉट गिल्टी फॉर एन ऑफेंस, वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। ही मे रन डाउन द बोट ऑफ सी बाय डूइंग एन एक्ट he know was likely to cause that effect if it has been found as a matter of the fact the danger he intending to avoid was such a executable in incurring the risk of running down sea। तो यहाँ पर उसको क्या है 80 का बेनिफिट मिल जाएगा। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इन ए ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लग्रेशन from the spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life and property. Here it is to be found that the harm is to be prevented was such of nature so imminent to execute A's act. A is not guilty for an offense। तो यहाँ पर एक ग्रेट फायर में क्या है हाउसेस को पुल्स डाउन कर देता है उस कन्फ्लग्रेशन से बचाने के लिए, तो यहाँ पर उसने इंटेंशन से नहीं करा है, गुड फेथ में करा है ह्यूमन लाइफ उनके प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो यहाँ पर वो क्या है वो नेचर सो इमिनेंट डेंजर का है, एग्जीक्यूटेबल है ए का एक्ट, क्योंकि ए इसमें इंटेंशन नहीं रखता है क्रिमिनल इंटेंशन, वो ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ऐसा करता है, तो ए इस केस में गिल्टी नहीं होगा और ए को 81 का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, 82 सेक्शन में हम पढ़ते हैं
एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो किसी बच्चे के द्वारा किया गया है जब वो 7 ईयर से एज से बिलो था, तो वहाँ पर उसका क्या इफेक्ट होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई एक्ट जो उस बच्चे के कारण किया गया है जब वो 7 ईयर के बिलो था, तो वो ऑफेंस में कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, सेक्शन 83 में पढ़ते हैं एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 अंडर 12 है इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बताया गया है अगर कोई बच्चा जो 7 ईयर से अबव है लेकिन वो 12 ईयर से एज से अंडर है और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में है, तो उसके एक्ट का क्या इफेक्ट होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड above 7 year of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature of the consequence of his conduct on his occasion। तो यहाँ पे बताया गया है कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किसी बच्चे के द्वारा किया गया है जब वो 7 ईयर के अबव है, मतलब 7 ईयर की एज को क्या है कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो 12 ईयर के अंडर है, 12 ईयर की इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में है, जहाँ पर वो क्या है अटेन नहीं करता है सफिशिएंट मेच्योरिटी अंडरस्टैंड करने के लिए उस कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट एंड द पार्ट ऑफ द एक्ट विच हैज़ बीन डन बाय हिम, एंड कॉन्सिक्वेंस उनका कंडक्ट जिस ओकेजन पर हुआ है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा और उसको 83 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 84 में हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ पे बताया गया है ऐसे किसी व्यक्ति का एक्ट जो अनसाउंड माइंड है, जो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग एंड कंट्रेरी टू लॉ। तो यहाँ पर वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जब वो करते टाइम बाय द रीजन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइंड के अनसाउंडनेस के कारण क्या है वो इनकेपेबल है ये जानने के लिए कि एक्ट का नेचर क्या है, एक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, तो वो इनकेपेबल है इन कंडीशन में, तो वहाँ पर वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, 85 में हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। तो यहाँ पे बताया गया है अगर किसी व्यक्ति जो कि जजमेंट लेने में या फिर किसी एक्ट का कॉन्सिक्वेंस या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने में इनकेपेबल है, किस बेस पर, बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब उसकी बेहोशी की हालत के कारण, वो किस कारण हुआ है, अगेंस्ट हिज विल, उसकी विल के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के बिना अगर वो बेहोश होता है और उस केस में क्या है ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस होता है किसी एक्ट से, तो वहाँ पर वो ऑफेंस नहीं होता है। तो कैसे माना जाएगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जब एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो क्या है मदहोश था, मतलब ऐसी अवस्था में था कि उसने क्या है इंटॉक्सिकेटिंग ऐसी कोई ड्रिंक ली थी या सब्सटेंस लिया था जिससे कि वो होश में नहीं था, या इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, एक्ट का नेचर जानने में वो इनकेपेबल था, एंड ओवर ही इज डूइंग वेदर इज आइदर रॉन्ग, और वो जानने में कि क्या गलत है, एंड कंट्रेरी टू लॉ, और लॉ के अगेंस्ट में ऐसा कौन सा एक्ट है जो उसने करा है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग वाज इन विच हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट द नॉलेज एंड अगेंस्ट हिम विल, और उसको इंटॉक्सिकेट करा था किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो उसकी इच्छा के बगैर है, उसकी अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट में है, उसकी नॉलेज के बिना है, तो यहाँ पे वो एक्ट जो उसने करा है उस इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 86 में हम पढ़ते हैं ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट एंड नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पर ऑफेंस रिक्वायर करता है ऐसा कोई पार्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज जो कमिट होता है बाय वन, एक व्यक्ति के द्वारा जो इंटॉक्सिकेटेड है। अगर किसी व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करा है तो वो क्या रिक्वायर करता है, वो रिक्वायर करता है पार्टिकुलर इंटेंट एंड नॉलेज। तो इसका क्या इफेक्ट होगा ये हमें 86 में बताया है। कैसे, आगे पढ़ते हैं, इन केसेज वेयर एन एक्ट इज डन इज नॉट एन ऑफेंस। अगर ऐसे केसेज में जहाँ पर कोई एक्ट किया जाता है वो ऑफेंस नहीं होगा, कब नहीं होगा, अनलेस डन विद ए पार्टिकुलर नॉलेज एंड इंटेंट, जब तक कि वो किसी पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ ना की गई हो, एंड द पर्सन हु डज द एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन,
एक व्यक्ति के द्वारा जो उसने इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में करा है, शैल बी लाइबल, ऐसे लाइबल होगा, एंड डील विथ इफ हैड द सेम नॉलेज, ऐसे माना जाएगा कि वो उसके बारे में सेम नॉलेज रखता था एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। तो ऐसा माना जाएगा कि वो उस केस में जब वो इंटॉक्सिकेशन में था, तो ये माना जाएगा कि वो जब इंटॉक्सिकेशन हुआ तब वो उस नॉलेज में यह जानता था कि इस एक्ट का ये इफेक्ट होगा, जब वो इंटॉक्सिकेशन में नहीं था। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट द नॉलेज एंड अगेंस्ट हिम, जब तक कि ये नहीं माना जाए कि जो इंटॉक्सिकेटेड उसको हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटेड हुआ है उसकी नॉलेज के बिना और उसकी विल के बिना। एज ए लाइक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दारू पिला के ऐसा कोई एक्ट कराया गया है जिसे ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए ये देखा जाएगा कि उसने वो क्या है अपनी इच्छा से वो पी है, या फिर वो जो क्या है इंटॉक्सिकेटेंट या सब्सटेंस जो उसने ड्रिंक करा है वो अपनी विल से करी है या अपनी विल के अगेंस्ट में करी है। अगर उसने अपनी विल के अगेंस्ट में करी है तो ये ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर उसने अपनी विल से करी है तो ये माना जाएगा कि जब वो इंटॉक्सिकेटेंट नहीं होता। अदरवाइज उस व्यक्ति ने ऐसी कोई भी इंटॉक्सिकेटेंट या सब्सटेंस नहीं पिया होता तो वो एन ए स्टेट ऑफ माइंड में होता, तो यही माना जाएगा कि वो अभी भी स्टेट ऑफ माइंड में है और वो उस एक्ट का जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो जानता है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 87 में हम पढ़ते हैं एक्ट नॉट इंटेंडिंग नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक्ट इंटेंडेड नहीं है, एक्ट ये नहीं जाना जाता कि उससे कोई डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाती है और वो कंसेंट से की गई है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि इंटेंडिंग में नहीं है, किस इंटेंशन में नहीं है कि उससे कोई डेथ हो या ग्रीवियस हर्ट हो, एंड विच इज नॉट नोन बाय डोअर, और ये करने वाले के द्वारा ये नहीं जाना जाता कि टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, या कि उस एक्ट से ऐसी कोई डेथ हो सके या ग्रीवियस हर्ट हो सके, तो ये उसकी नॉलेज में नहीं है जिसने कि वो एक्ट करा है। एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म, लेकिन ऑफेंस हुआ है बाय द रीजन किसी हार्म के कारण, इट मे कॉज एंड इंटेंडिंग बाय द डोअर टू कॉज एंड टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज हैज़ गिवन द कंसेंट। यहाँ पे माना जाएगा कि अगर कोई एक्ट किसी व्यक्ति ने करा है लेकिन वो ऑफेंस में तो इंक्लूड है, लेकिन वो इस ऑफेंस से इंक्लूड नहीं है कि वो किसी की व्यक्ति की डेथ करना चाह रहा है या ग्रीवियस हर्ट करना चाह रहा है, और जिस व्यक्ति ने उसको करा है वो नहीं जानता था कि उससे उसकी मृत्यु हो सकती है या उससे उसका ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। किस रीज़न से नहीं आएगा, क्योंकि वो कंसेंट से की गई है किस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के ऊपर उसने वो ऑफेंस कमिट करा है उस व्यक्ति के कंसेंट से वो एक्ट किया गया है, ये लेते हुए एज एन रिस्क ऑफ दैट ऑफेंस कि आप ये काम करिए जिससे कि डेथ हो या ग्रीवियस हर्ट हो। यहाँ पर उसकी नॉलेज नहीं थी, यहाँ पे उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, वो उसने उसकी कंसेंट से ऐसा कोई एक्ट करा है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। आगे बताया गया है वेदर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइडली टू सफ़र दैट हार्म, यहाँ पर एक्सप्रेसली कंसेंट है और इम्प्लाइडली कंसेंट है सफ़र करने के लिए कि वो व्यक्ति उस हार्म को सफ़र करेगा, और अदर पर्सन को वो कंसेंट देता है कि आप ऐसा कोई एक्ट करिए जिससे कि उसकी कोई डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी नहीं है और वो रिस्क लेता है उस हार्म को सफ़र करने के लिए बाय द रीजंस ऑफ एनी हार्म, ऐसी हार्म को लेने के लिए विट इज मे बी नोन बाय द डोअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो यहाँ पर क्या है, वो उस हार्म की रिस्क लेने के लिए उस व्यक्ति को अपनी कंसेंट देता है कि आप ऐसा कोई एक्ट करिए, मैं इसकी जो हार्म है इसको सफ़र करूँगा, इससे जो भी इफेक्ट होगा मैं अपना पेन सहन करूँगा। तो यहाँ पर अगर डोर के कारण ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है जिसमें कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर डोवर उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies that the consent of each to suffer any harm in
course of fencing A may cause without foul play and if A while playing fairly hurts Z A commit no offense। तो यहाँ पर क्या है, A और Z एग्री होते हैं फेंस करने के लिए अम्यूजमेंट में एक दूसरे के साथ में, और जो एग्रीमेंट इम्प्लाइज होता है वहाँ पर कंसेंट देता है दोनों की कि वो हार्म को सफ़र करेंगे एंड इन प्लेइंग ऑफ दैट फेंस एंड इन कोर्स ऑफ फेंसिंग यहाँ पर क्या है विदाउट फॉल प्ले, बिना फॉल प्ले के ए क्या है फेयरली खेलता है तो वहाँ पर वो जेड को हर्ट कर देता है, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 88 पढ़ते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। यहाँ पे बताया गया है अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है, वो इंटेंशन से तो किया गया है कि उसमें डेथ हो सकती है, लेकिन डन हुई है गुड फेथ में, कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट करा है इस इंटेंशन से कि दूसरे व्यक्ति की उसमें डेथ हो सकती है, लेकिन वो कंसेंट से की गई है गुड फेथ में उस व्यक्ति की बेनिफिट के लिए। कैसे, हम आगे पढ़ते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वहाँ पर इंटेंशन नहीं था, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, डेथ करने का इज एन ऑफेंस, और ऑफेंस नहीं होगा बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर कोई हार्म होती है विच इट में कॉज एंड इंटेंडिंग बाय डोअर टू कॉज नॉन टू डोअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ हु हैज गिवन ए कंसेंट वेदर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइडली टू सफर दैट हार्म एंड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। यहाँ पे बताया गया है नथिंग, ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं होगा इस रीजन के कारण जहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की और वो की गई है, या इंटेंशन था डोअर का करने का, वो जानता था डोअर कि यहाँ पर उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया गया है गुड फेथ में, और इसलिए उसने उस व्यक्ति ने कंसेंट दी है जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली है, और उस हार्म को सफ़र करने के लिए उसका रिस्क लेने के लिए उस व्यक्ति ने, तो उसको हम ऑफेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो एज ए पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया ऐसा एक्ट है, तो उसको यहाँ पर 88 का बेनिफिट मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। ए सर्जन नोइंग दैट द पार्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द जेड, एक सर्जन है ये जानते हुए कि एक ऑपरेशन से क्या है जेड की डेथ हो सकती है, और सफ़र करता है कि पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, तो यहाँ पर पेनफुल कंप्लेंट तो करता है लेकिन यहाँ पर जेड की डेथ करने का इंटेंशन नहीं रखता है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ फॉर जेड के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन करता है, परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को जेड पर एंड उस जेड की कंसेंट पे, तो यहाँ पर अगर जेड की डेथ हो जाती है तो इस केस में ए लाइबल नहीं होगा, ए गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए डेथ के लिए, क्योंकि उसने पहले से ही उसकी कंसेंट ली है उस रिस्क को लेने के लिए उसके बेनिफिट में। ठीक है, सेक्शन 89 में हम पढ़ते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड एंड इंसान ए पर्सन। अगर कोई एक्ट किया गया है गुड फेथ में किसी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या फिर किसी अनसाउंड माइंड या इंसान ए पर्सन के लिए, एंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, या उनके गार्जियन की कंसेंट के साथ में, तो यहाँ पर क्या नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, यहाँ पर बताया गया है ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किया गया है विच इज डन इन गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट के लिए एंड द पर्सन, कैसे व्यक्तियों का जो कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज, जो कि 12 ईयर ऑफ एज के बिलो है और अंडरस्टैंडिंग इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में है या अनसाउंड माइंड है, उनकी कंसेंट से, जिसमें कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली होगी उनके गार्जियन की कंसेंट से, या अदर पर्सन जो उनकी लॉफुल चार्ज या अथॉरिटी रखता है उन व्यक्तियों की, तो अगर उनकी कंसेंट से ऐसा कोई व्यक्ति उनके बेनिफिट में गुड फेथ में ऐसा कोई एक्ट करता है उस चाइल्ड और इंसान पर्सन के बेनिफिट में, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। इज नॉट एन ऑफेंस एनी हार्म, अगर उनसे कोई हार्म होती है इट मे कॉज एंड इंटेंडिंग बाय डोअर टू बी लाइकली टू कॉज नॉन बाय डोअर टू बी लाइकली टू कॉज दैट पर्सन, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे प्रोविजो भी बताए गए हैं। फर्स्ट प्रोविजो में हमें बताया गया है दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ एंड अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, लेकिन जो ये ऊपर वाली कंडीशन हमें बताई गई है कि उस व्यक्ति की कंसेंट के साथ में, उसके गार्जियन की कंसेंट के साथ में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली कंसेंट के साथ में, गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए अगर ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे उस व्यक्ति को हार्म कमिट होता है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शन हमें बता दिए
फर्स्ट एक्सेप्शन में हमें बताया है, लेकिन वहाँ पर इंटेंशनली कॉज डेथ कारित नहीं होना चाहिए या फिर डेथ का कोई अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली हमें क्या बताया गया है, दैट दिस एक्सेप्शन सेल नॉट एक्सटेंड टू डूइंग एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट टू बी नाइकली टू, यहाँ पे बताया गया है कि इस एक्सटेंट पर नहीं होना चाहिए कि जो एनीथिंग वो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, वो जानता था कि उससे डेथ हो सकती है फिर भी वो एक्ट कर रहा है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन द प्रिवेंटिंग, और उस डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, उस ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने की बजाय वो इंटेंशन रखता है या कवर करता है ऐसी कोई ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी, तो वो भी इस केस में क्या है, ऑफेंस में इंक्लूड होगा, वो उसके लिए गिल्टी होगा। ठीक है। थर्ड में हमें बताया है दैट दिस एक्सेप्शन सेल नॉट एक्सटेंड, ये एक्सेप्शन इस एक्सटेंड तक नहीं होगा कि अगर कोई वॉलंटरी कॉज करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है या अटेम्प्ट टू कॉज, या फिर उसका अटेम्प्ट करता है जिसमें डेथ है, ग्रीवियस हर्ट है, अनलेस जब तक कि वो उस डेथ को या ग्रीवियस हर्ट को या उस ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्योर एंड अटेंशन नहीं लेता है, और जिससे कि उसको ग्रीवियस डिजीज होती है, इन्फर्मिटी होती है, उसको वॉलंटरी कॉज करता है, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड होगा। एक्सेप्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ में हम पढ़ते हैं दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू अबेटमेंट एनी ऑफेंस, और उस ऑफेंस का अगर कोई अबेटमेंट करता है या कमिट करता है कि वो उस एक्सटेंड तक ऑफेंस कमिट हो जाएगा उस अबेटमेंट से, तो उसको भी इस स्टेज पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट द चाइल्ड कंसेंट हैज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन by the surgeon knowing to be likely that the operation will cause that the child death and but not intending to cause child death, A is within the exception in as much as his object was core to child। तो इसमें बताया गया है कि एक गुड फेथ में जो उसका बच्चा है उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में क्या करता है, उसकी कंसेंट के बिना ऐसा कोई एक्ट करता है कि सर्जन के द्वारा उसकी स्टोन को हटाने के लिए बोलता है, ये जानते हुए कि उस ऑपरेशन से उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इंटेंशन नहीं रखता है उस बच्चे की डेथ का, तो ए को इन एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। सेक्शन 90 में हम पढ़ते हैं कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन, अगर कोई कंसेंट ऐसी फियर के अंतर्गत या मिसकंसेप्शन के अंतर्गत ली गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ए कंसेंट इज नॉट टू सच ए कंसेंट एज इज टू बी इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड, तो ये कंसेंट क्या है, ये कंसेंट ऐसी कंसेंट नहीं मानी जाएगी जो कि इंटेंडेड है इन सेक्शन इस कोड में जो बताए गए हैं उन सेक्शन के अंतर्गत। इफ कंसेंट इज गिवन, अगर वो कंसेंट दी गई है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि फियर ऑफ इंजरी, जो इंजरी के फियर के अंडर है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर है, तो उस केस में उस व्यक्ति से अगर कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एंड इफ दैट द पर्सन डूइंग दैट द एक्ट नो हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर एंड मिसकंसेप्शन, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो एक्ट करता है ये जानते हुए, ये बिलीव करते हुए कि वो जो कंसेंट दी गई है इस कंसिक्वेंस में दी गई है कि फियर और मिसकंसेप्शन से वो कंसेंट ऑब्टेन हुई है, तो यहाँ पे वो ऑफेंस में इंक्लूड होगा। ठीक है। कंसेंट ऑफ इनसेंट पर्सन, इसमें सेकंड पार्ट में बताया है अगर किसी इनसेने पर्सन का कंसेंट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण कंसेंट देता है या इंटॉक्सिकेशन के कारण देता है, तो वो अनेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव हिज कंसेंट, तो यहाँ पे बताया गया है अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन के कारण अगर कंसेंट देता है तो ये अनेबल है जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग उस नेचर और कॉन्सिक्वेंस को जो एक्ट उसके कारण हुआ है, उस कंसेंट के कारण हुआ है जो उसने दी है। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें बताया है कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड, अगर किसी व्यक्ति की कंसेंट ली जाती है किसी एक्ट को करने के लिए, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेस्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज, अगर किसी व्यक्ति जो कि 12 ईयर एज के अंडर है या बिलो है उस व्यक्ति से, उस चाइल्ड से अगर कंसेंट ली जाती है, उससे कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। सेक्शन 91 में हम पढ़ते हैं एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज, यहाँ पर एक्ट का एक्सक्लूजन कब होगा, जबकि वो ऑफेंस है अपने आप में और उनसे कोई हार्म कोज होती है। दैट द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88, 89
and do not extend to act which are offense independently of any harm which they may cause and intending to cause to be likely to cause and the person giving the consent on whose behalf the consent is given। तो यहाँ पे बताया गया है 87 में जो बेनिफिट से हुआ है, 88 में जो गुड फेथ बेनिफिट से हुआ है, 89 में ऐसा कोई जो बेनिफिट से कंसेंट से या फिर उनकी गुड फेथ में हुआ है डेथ के कारित करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई इंटेंशन नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे नॉलेज थी लेकिन वो इंटेंशन नहीं थी। तो तीनों केसेस में इंटेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक्ट एज एन ऑफेंस है। उसमें जो एक्ट हुआ है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो अपने आप में ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड है, लेकिन उसको इनके एक्सेप्शन के अंतर्गत गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं कॉजिंग मिसगैरेज अनलेस कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ ए वुमेन। किसी वुमेन का मिसगैरेज करना उस व्यक्ति की लाइफ को बचाने के पर्पज़ के लिए गुड फेथ में इज़ एन ऑफेंस, ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन जब तक कि क्या है वो गुड फेथ में ना किया गया हो उस औरत की जान को बचाने के लिए, अदरवाइज वो क्या है ऑफेंस माना जाएगा। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म इट में कॉज एंड इंटेंडिंग टू बी कॉज टू दैट पर्सन, तो वो ऑफेंस माना जाएगा और अपने आप में वो क्या है हार्म कारित करना है उस लेडी को, क्या है इस इंटेंशन से हार्म दिया जाएगा। देयरफॉर इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन उसको ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा, जब बाय द रीजन ऑफ सच हार्म, अगर वो हार्म होती है द कंसेंट ऑफ द वुमेन एंड हर गार्जियन टू द कॉज ऑफ मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। लेकिन अगर वो उस औरत की कंसेंट से की गई है, उसके गार्जियन की कंसेंट से उसका मिसकैरेज किया गया है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, उसके द्वारा जस्टिफाई नहीं एक्ट होगा कि वो ऑफेंस में इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 92 में हम पढ़ते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई एक्ट करना जो गुड फेथ में है, बेनिफिट में है उस पर्सन की विदाउट कंसेंट के बिना, तो वो ऑफेंस में इंक्लूड होगा या नहीं, ये हम आगे पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, तो वो ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं होगा बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म इट मे कॉज टू एनी पर्सन, जिसके बेनिफिट के लिए ये किया गया है। इट इज़ डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन, अदरवाइज उसकी कंसेंट के बिना भी किया गया है। इफ़ द सर्कमस्टांसेस, अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई द कंसेंट, यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी है कि अगर उस व्यक्ति की कंसेंट ली जाए तो उससे कोई हार्म सफ़र हो सकता है, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल पार्ट है कि उस व्यक्ति को कंसेंट सिग्निफाई करना। एंड इफ़ दैट द पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, और वो व्यक्ति क्या है उस कंसेंट को देने के लिए इनकेपेबल है, एंड ना ही कोई उसका गार्जियन है या अदर पर्सन है जिसके लॉफुल चार्ज वो व्यक्ति रखता हो, फ्रॉम हुम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट इन द टाइम फॉर द थिंग इज डन फॉर द बेनिफिट। तो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया जाएगा उसकी गुड फेथ में, लेकिन उसकी कंसेंट के बिना, क्योंकि उसकी कंसेंट सिग्निफाई करना एज एन इम्पॉसिबल पार्ट है, और उस केस में क्या है उसका कोई गार्जियन या फिर अदर लॉफुल कोई अथॉरिटी या चार्ज लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसकी कंसेंट नहीं ली जा सकती। लेकिन यहाँ पे प्रोविजो क्या बताए गए हैं, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है जो कि उसको हार्म करना है ऐसे किसी एक्ट से जो उसका बेनिफिट करते हुए गुड फेथ में किया गया है, लेकिन वो जो एक्ट है वो इंटेंशनली कॉज डेथ ना करता हो या फिर उसमें अटेम्प्ट टू डेथ ना होता हो, मतलब उस व्यक्ति के इंटेंशनली अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिसमें उसकी डेथ होना है या उसका अटेम्प्ट होना है। सेकेंडली प्रोविज़न में हमें बताया गया है कि ऐसा एक्ट जो उसने करा है किसी अन्य व्यक्ति ने, ये जानते हुए कि उससे उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, या पर्पज़ उसका है कि उस डेथ को प्रिवेंट करने के बजाय, उस ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के बजाय या कोरिंग करने के लिए बजाय उस ग्रीवियस डिजीज़ को कोर करता है या इन्फर्मिटी करता है इस पर्पज़ से कि उसकी डेथ हो जाए, तो इसमें भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्डली में बताया गया है दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, यहाँ पर क्या है वॉलंटरी अगर हर्ट करता है या अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, या हर्ट का कोई पर्पस होता है, अटेम्प्ट करता है और इस पर्पस के बिना कि वहाँ पर उस डेथ और हर्ट को प्रिवेंट किया जाए, तो ये लाइबल होगा। फोर्थली में हमें बताया है अगर उस ऑफेंस का अबेटमेंट करता है जिससे कि उस ऑफेंस का कमिटमेंट होना होता है, तो यहाँ पर इस एक्सटेंट पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स इन इनसेंसिबल, ए सर्जन फाइंड दैट द जेड रिक्वायर द ट्रेपंड एंड ए हैज नॉट इंटेंडिंग द एज जेड बट इन गुड फेथ फॉर जेड बेनिफिट परफॉर्म द ट्रेपन बिफोर जेड रिकवर हिज पावर ऑफ
जजिंग फॉर हिमसेल्फ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ए को क्या है, एक घोड़े से फेंक दिया गया है, इनसेसिबल जो कि अपने आप पागल घोड़ा था। वहाँ पर एक सर्जन है जो कि रिक्वायर करता है कि जेड का इलाज कर दिया जाए। ए इंटेंशन से नहीं करता है कि जेड का इलाज करने पर उसकी डेथ हो जाए, बल्कि उसके गुड फेथ में ऐसा काम करता है उसकी बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर जेड उन पावर से रिकवर होने के लिए कि वो उस एक्ट का जजिंग कर सके, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। बिल स्टेशन में हम पढ़ते हैं जेड इन क्राइड ऑफ बाई ए टाइगर, ए फायर एट द टाइगर नोइंग दैट टू बी लाइकली दैट द शॉट मे बी किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड इन गुड फेथ इंटेंडेड बेनिफिट एज बॉल गिवन एंड जेड एज ए मोर्टल वाउंड ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ टाइगर के द्वारा जेड को ले लिया जाता है, तो वहां पर ए फायर करता है जेड को मारने के पर्पज से, और वो जानता था कि जेड को गोली लग सकती है, लेकिन इस इंटेंशन से गुड फेथ में जेड के बेनिफिट में वो उसको क्या है गोली चलाता है, वहां पर जेड को मोर्टल वाउंड हो जाता है। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। सिल स्टेशन में हम पढ़ते हैं ए सर्जन सीज ए चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट। एक सर्जन है जो एक बच्चे को देखता है जो एक्सीडेंट से सफर है, विच इज लाइकली टू प्रूव द फेटल अनलेस एन ऑपरेशन टू बी इमीडिएटली परफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रूव करने के लिए उस फेटल को उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कर देता है, इमीडिएटली परफॉर्म करता है। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड गार्जियन, उन गार्जियन को अप्लाई करने के लिए उस बच्चे के, और ए परफॉर्म कर देता है उस ऑपरेशन को इन स्पाइट ऑफ एंट्रीज ऑफ द चाइल्ड, एंट्रीज के बिना, इंटेंडिंग इन गुड फेथ में, तो चाइल्ड के बेनिफिट में। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इज इन ए हाउस इज विच इज ऑन फायर। तो प्यूपिल ब्लो होल्ड आउट ए ब्लैंकेट एंड नीचे क्या है, लोग उस कंबल को पकड़े हुए रखते हैं। ए ड्रॉप कर देता है उस चाइल्ड को हाउस की फायर से बचाने के लिए, नोइंग टू बी लाइकली दैट द फॉल में किल द चाइल्ड। तो ये जानते हुए कि उसके फेंकने से, उस बच्चे को नीचे गिराने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, सॉरी बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, बट उसमें इंटेंशन नहीं रखता है उस बच्चे को मारने का, और इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड बेनिफिट हेयर इवन द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ए उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, ए ने वो ऑफेंस कमिट नहीं करा है। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं मेरे पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट ए बेनिफिट। यहाँ पर क्या है, एज ए सिंगल पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट ए बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89, 92, 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज मेड एंड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई किसी सिंगल व्यक्ति को बेनिफिट करना है तो वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा 88 सेक्शन में, 89 में एंड 92 में। और 93 में हमें बताया है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में हुई है तो वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में तब तक नहीं मानी जाएगी, वो ऑफेंस नहीं होगा। इस कारण अगर वो हार्म होता है उस व्यक्ति को जिसके लिए वो की गई है, उस व्यक्ति की बेनिफिट से की गई है, तो तब तक वो कम्युनिकेशन क्या है, वो गुड फेथ में नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। तो यहाँ पे एक सर्जन है गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है एक पेशेंट के साथ में उसकी ओपिनियन पर कि वो जिंदा नहीं रह सकता, और पेशेंट डाइज मर जाता है इस कॉन्सिक्वेंस में, इस शौक में कि डॉक्टर ने जो उससे बात कही उसके बाद में। तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। तो ही नो, वो ये जानता था कि इट इज़ लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। ये जानते हुए भी कि वो सर्जन ये कंडीशन जानता था कि अगर इस पेशेंट को इस बात के बारे में पता चला तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये जानते हुए भी वो उसके बारे में बताता है, तो उस केस में वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 94 पढ़ते हैं। टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। ऐसे किसी एक्ट के द्वारा जिसके द्वारा उसको थ्रेट के द्वारा कंपेल किया गया है उस एक्ट को करने के लिए, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर की बजाय, या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पर बताया गया है कुछ एक्सेप्शन है। अगर कोई एक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है एज एन कंपल्सन बाय ए थ्रेट, तो उस केस में क्या नहीं होना चाहिए, या तो मर्डर नहीं होना चाहिए, या ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें कि डेथ पनिशेबल है। एंड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाय ए थ्रेट। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कंपेल करके
थ्रेट के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट करा जाता है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस। और वहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति को जिस कंपल्सन ऑफ थ्रेट के द्वारा दिया गया है उसको ये थ्रेट होनी चाहिए कि एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको क्या है, उस इंस्टा जो है एप्रीहेंशन दिया जाना होना चाहिए और उसको इस थ्रेट के द्वारा कंपेल किया गया माना जाना चाहिए। दैट द विल अदरवाइज द एक्ट ऑफ द कंसिक्वेंस, उस केस में जो कंसिक्वेंस प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओवन अकॉर्डिंग, मतलब उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को कंपेल करा थ्रेट के द्वारा, उसको धमकी दी और उसको कंपेल करा एक्ट करने के लिए, लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए, उसमें किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को कंपेल करो थ्रेट के द्वारा कि आप दूसरे व्यक्ति की डेथ करो, तो ये नहीं होना चाहिए। और स्टेट के अगेंस्ट में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कह रहे हो कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू ये काम नहीं करा तो वहाँ पर क्या है, एप्रीहेंशन होनी चाहिए उसकी इंस्टेंट डेथ की, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन, या फिर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ उसको हम कि मैं आपके पैर तोड़ दूंगा तो आप ये काम करो, इसके अगेंस्ट में ऑफ हिमसेल्फ सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। तो वहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन होना चाहिए। प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, तो उस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए बोलना चाहिए जहाँ पर उसको एप्रीहेंशन मिलना चाहिए। किस बेस पर एप्रीहेंशन मिलना चाहिए, इंस्टेंट डेथ का, उसकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, उसकी विल के अगेंस्ट में होना चाहिए। और प्रोवाइडेड ये भी होना चाहिए कि वहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। लकड़ी की मारता हूँ तो आपका हाथ टूट जाता है, आपका पैर टूट जाता है, तो नेचुरल हार्म नहीं होना चाहिए। ओनली एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ होना चाहिए, जिसमें कि अगर कोई हार्म है जिससे कि इंस्टेंट डेथ हो जाती है तो वो भी इंक्लूड होगी। तो उस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में डाल के कंपेल करा जाएगा थ्रेट के द्वारा कि आप ऐसा कोई एक्ट कमिट करो, तो वहाँ पर उस एक्ट को उस पर्सन को इस एक्ट का बेनिफिट मिल जाएगा और वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, ए पर्सन हु इज ऑन अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बता दिया गया हमें एक एक्सेप्शन कि एक व्यक्ति जिसको अपने अकॉर्डिंग बाय द रीजन ऑफ थ्रेट, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा धमकी दी गई कि वो उसको पीट देंगे कि आप डिकोइटी की गैंग ज्वाइन कर ले, नोइंग देयर कैरेक्टर इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो यहाँ पर क्या है, इस एक्सेप्शन का उसको बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय द लॉ। तो इस ग्राउंड पर अगर उसके एसोसिएट के द्वारा कुछ करना उसको कंपेल करा गया है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में हम पढ़ते हैं, ए पर्सन सीज बाय ए गैंग ऑफ डेकोइटी एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। तो यहाँ पर व्यक्ति को डाकुओं की गैंग के द्वारा क्या है, थ्रेट किया गया कि वो उनको इंस्टेंट डेथ, उसकी क्या है, तुरंत मृत्यु कर देंगे टू डू ऐसा कोई एक्ट करने के लिए विच इज एन ऑफेंस, जो अपने आप में ऑफेंस है लॉ के द्वारा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्मिथ है एज इज कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स। तो यहाँ पर क्या है, एक लुहार है जो अपने टूल्स को लेने के लिए उसको कंपेल किया गया, फोर्स करने के लिए, एंड टू द डोर ऑफ द हाउस फॉर डेकोइटी एंड टू एंटर एंड प्लेंडर इट, इट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो इस केस में क्या है, अगर उसको कंपेल किया गया इंस्टेंट डेथ के लिए तो यहाँ पर उसको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 95 में हम पढ़ते हैं, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ऐसा कोई एक्ट जिससे कि स्लाइट हार्म होती है तो वहाँ पर क्या इफेक्ट होता है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन इट कॉज ओवर दैट इट इज इंटेंडिंग टू कॉज दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज। तो क्या है, यहाँ पर रीजन बताया गया है, अगर ऐसा कोई एक्ट कॉज होता है, कमिट होता है, या फिर इंटेंशन होता है उसको कॉज करने का, या फिर वहाँ पर क्या है, नॉलेज होती है ये जानने की उससे कि एक्ट कॉज होता है जिससे कि किसी हार्म का होना कमिट होता है, तो हार्म इज सो स्लाइट, लेकिन वो तो हार्म इस लेवल की है कि नो पर्सन इज ऑर्डिनरी सेंस। तो कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर में वुड कंप्लेन नहीं करता है उस हार्म का एज ए स्लाइट हार्म। उस हार्म का लेवल बहुत कम है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो हमने जनरल एक्सेप्शन का पार्ट डिटेल में डिस्कस करा है। आगे की क्लास में हम प्राइवेट डिफेंस का पार्ट इंक्लूड करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड अदर लीगल सर्विसेज एग्जाम। सो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।